हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी के रिलेटेड, जो कि है मोलर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी नॉर्मल भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी हो सकती है। एबनॉर्मल में कुछ अदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी, या हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो ए एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। सो जो आज की वीडियो है वो रिलेटेड है मोलर प्रेगनेंसी से। इसका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या होता है मोलर प्रेगनेंसी और इसका क्या रीज़न है, इसके कॉज क्या हैं, टाइप्स, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस किस बेसिस पे किया जाता है मोलर प्रेगनेंसी को, कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलते हैं हमें मोलर प्रेगनेंसी में, एंड इसका मैनेजमेंट, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज मोलर प्रेगनेंसी। सो मोलर प्रेगनेंसी एक बेनाइन डिजीज़ है। बेनाइन और मेलिग्नेंट, ये दो टर्म्स होती हैं। बेनाइन मीन्स स्पेसिफाइज टू अ organ only, and malignant which can cross the organ and spread to other organs also. Disease of trophoblast, मतलब ट्रोफोब्लास्ट की कोई एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिल रही है, विच कैन बिकम मेलिग्नेंट। ये बेनाइन डिजीज़ है बट मेलिग्नेंट हो सकती है, इसमें पोटेंशियल है मेलिग्नेंट होने का। सो ट्रोफोब्लास्ट कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास जायगोट बनता है। जब जायगोट में सेल डिवीज़न होता है तो मोरूला बनता है, ब्लास्टूला बनता है, देन ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बनता है। जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी फर्दर डिविजन्स होती हैं, इनर सेल मास से फीटस की बॉडी बनती है। सो ट्रोफोब्लास्ट जब बनता है तो ट्रोफोब्लास्ट की एक ये डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट की ग्रोथ होनी थी, ट्रोफोब्लास्ट फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, जो कि फर्दर प्लेसेंटा फॉर्मेशन में, हॉर्मोन्स सिक्रेशंस में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। सो ट्रोफोब्लास्ट की इम्प्रॉपर और एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है जिससे हमें मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। सो अब दो कंडीशन है हमारे पास कि जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी जो ग्रोथ है वो ऐसे हुई कि जो इनर सेल मास है वो ग्रो ही नहीं कर पाया, उसके लिए स्पेस ही नहीं था। तो कोई स्पेस ही नहीं था तो कोई भी फीटल पार्ट्स विजिबल नहीं होंगे। फीटल पार्ट्स विजिबल नहीं होंगे तो जो एंटायर यूट्रस है वो उसमें ट्रोफोब्लास्ट ही होगा हर जगह। उसे हम बोलते हैं कंप्लीट मोल, या कंप्लीट मोल के अदर नेम्स हैं एच मोल, जिसको हम हाइड्रेटिफॉर्म मोल बोलते हैं, या फिर वेसिकुलर मोल। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो प्रोलिफरेट तो हुआ बट कुछ स्पेस था जिससे जो इनर सेल मास है वो भी ग्रो किया। तो सम पार्ट्स ऑफ फीटस मे बी विजिबल, देन इट इज़ पार्शियल मोल। सो हमारे पास मोलर प्रेगनेंसी के दो टाइप्स हैं, पार्शियल मोल एंड कंप्लीट मोल। नेक्स्ट बात करते हैं, या तो कंप्लीट मोल है या पार्शियल मोल है, कोई भी मोल है, ये प्रेगनेंसी एंड तो होगी क्योंकि ये एक एबनॉर्मेलिटी है। जब फीटस फॉर्म ही नहीं हुआ तो बर्थ कैसे होगा। सो प्रेगनेंसी एंड होगी और जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रेगनेंसी एंड हो जाती है। सो पेशेंट की क्या कंप्लेन रहेंगी, पेशेंट आएगा हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग के साथ। जो पेशेंट है उसने यूपीटी किया होगा, वो यूपीटी पॉजिटिव होगा, मतलब पेशेंट प्रेगनेंसी है, उसके बाद उसको ब्लीडिंग होगा और कंप्लेन होगी कि हाँ यूपीटी टेस्ट किया था तो पॉजिटिव आया था, उसके कुछ दिन बाद ब्लीडिंग हुआ। देन मोलर प्रेगनेंसी में और क्या होता है, अब हाइट ऑफ यूट्रस मोर देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। जनरली क्या होता है कि जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो कोरस्पॉन्ड करती है पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी
से। जैसे कि 12 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो कहाँ तक मिलती है हमें, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि अप्रोक्स 12 सेंटीमीटर होती है। ऐसे ही 16 वीक पे, 20 वीक पे, 24 वीक पे वो अप्रोक्स ±2 सेंटीमीटर कोरिस्पोंड करती है पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को। बट मोलर प्रेगनेंसी में जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। फीटल पार्ट्स पाल्पेबल नहीं होंगे, फीटल हार्ट साउंड भी नहीं होगी। अगर हम अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो उस पर हमें मिलेगा स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। और जो HCG की वैल्यू है, HCG प्रेगनेंसी में सिक्रेट होता है, इसी से डायग्नोस किया जाता है कि फीमेल इज़ प्रेग्नेंट। देन क्या होगा, उसकी जो वैल्यूज़ है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, हाइट ऑफ यूट्रस नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा रहेगा, फीटल पार्ट्स पाल्पेबल नहीं होंगे, फीटल हार्ट साउंड नहीं देखने को मिलेगी, अल्ट्रासाउंड पे स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेगी, HCG की जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा देखने को मिलेंगी। HCG अगर इंक्रीज होगा तो HCG लीड करता है वोमिटिंग को। जो प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वोमिटिंग जो होता है वो HCG की वजह से होता है। अगर HCG ज़्यादा होगा तो वोमिटिंग भी बढ़ेगी, जिसे हम बोलेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है, मोलर प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, एक्सेसिव वोमिटिंग। एमेसिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर vomiting, hyperemesis. PIH can be seen at less than 20 weeks. Pregnancy induced hypertension. Generally pregnancy induced hypertension सेकेंड एंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, बट मोलर प्रेगनेंसी में ये पहले ही देखने को मिलेगा, लेस देन 20 वीक्स पे देखने को मिलेगा। और क्या होगा, ओवरीज को स्टिमुलस मिलेगा, जिससे ओवरीज में बनेगा सिस्ट, थिका ल्यूटियन सिस्ट। देन अल्फा सब यूनिट ऑफ HCG स्टिमुलेट TSH। जो HCG है उसकी 2 यूनिट्स होती हैं, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा। जो बीटा है ये स्पेसिफाई है कि प्रेगनेंसी में ही, प्रेगनेंसी को स्पेसिफाई करता है बीटा सब यूनिट, जबकि अल्फा सब यूनिट है HCG का वो सिमिलर होता है TSH, LH, FSH। सो सिमिलर होने की वजह से, TSH के सिमिलर होने की वजह से थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज होंगे, T3, T4 इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस और थायराइड स्टोम देखने को मिलेगा। सो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम देखने को मिल रहा है, हाइपरटेंशन अर्ली देखने को मिल रहा है, ओवरीज में सिस्ट देखने को मिल रहा है, थायराइड स्टोम देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कि पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल बनता क्यों है, क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा होता है। सो पार्शियल मोल है जो उसका फॉर्मेशन होता है कि जो ओवा है वो 2 स्पर्म के साथ फ्यूज़ करता है, मीन्स डाइस्पर्मिक। तो जनरली क्या होना चाहिए, एक ओवा एक स्पर्म, और दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो 23 क्रोमोसोम्स एग में होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में होते हैं, तो टोटल 46 होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल है डिप्लॉयड। बट इसमें क्या होगा, 69 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है, जो कि ट्रिप्लॉयड हो गया है। एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मेलिटी है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी एंड होगी। सो इसमें एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है हमें फ्रॉम द फादर, क्योंकि जो एग है वो 2 स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होता है, डाइस्पर्मिक। अब बात करते हैं कंप्लीट मोल का। कंप्लीट मोल कैसे फॉर्म होता है, इसमें एबनॉर्मेलिटी होती है ओवा में। जो ओवा है उसका अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, एम्प्टी होता है ओवा, और फिर वो स्पर्म से फ्यूज़ करता है। सो अब स्पर्म से फ्यूज़ किया, स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। अगर 23 ही रहेंगे तो फिर क्या होगा, ये ऑल्सो एक एबनॉर्मेलिटी है। सो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं।
डिप्लॉयड हो जाते हैं 46, बट जो डबल हुए वो सिर्फ मेल पेरेंट्स से थे, फादर। सो एंटायर जेनेटिक मटेरियल इज ऑफ फादर। मोनोस्पर्मिक कंडीशन है बट जो जेनेटिक मटेरियल है वो कम्प्लीटली फादर से ही है। सो दोनों में एबनॉर्मेलिटी है। जो पार्शियल मोल है उसमें एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है और जो कंप्लीट मोल है उसमें जो सारा ही जेनेटिक मटेरियल है वो फादर से है। दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। पार्शियल मोल में हमें ट्रिप्लॉइड देखने को मिलता है, कंप्लीट मोल डिप्लॉइड। पार्शियल मोल में डायस्पर्मिक फ्यूजन होता है, कंप्लीट मोल मोनोस्पर्मिक। Then extra genetic material is of father in the partial mole and entire genetic material from father is in complete mole. पार्शियल मोल में कुछ फीटल पार्ट्स देखने को मिलते हैं बट कंप्लीट मोल में कोई फीटल पार्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। HCG लेवल्स इंक्रीज तो होते हैं बट कंप्लीट मोल में ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। सो वैल्यूज़ को अगर स्पेसिफाई करें तो पार्शियल मोल में लेस देन 10⁵ इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर देखने को मिलते हैं एंड कंप्लीट मोल में मोर देन 10⁵ इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर देखने को मिलते हैं। अल्ट्रासाउंड की अगर बात करें तो पार्शियल मोल में जो अल्ट्रासाउंड होगा वो कुछ सिमिलर होता है मिस्ड अबॉर्शन के अगर अल्ट्रासाउंड से देखें, बट जो कंप्लीट मोल है उसमें जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट होगा वो सिमिलर होगा। उसमें हमें देखने को मिलेगा स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। कॉम्प्लिकेशंस लेस देखने को मिलते हैं पार्शियल मोल में और कंप्लीट मोल में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या थी? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम, PIH, सिस्ट इन द ओवरीज एंड थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड स्टोन। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मोलर प्रेगनेंसी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? अल्ट्रासाउंड। मैनेजमेंट फॉर बोथ पार्शियल एंड कंप्लीट मोल, इसके लिए हम करते हैं सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन हम करेंगे बट अगर फीमेल केस मोर देन 40 ईयर्स है एंड फैमिली भी कंप्लीट है, मीन्स उनको कोई और नेक्स्ट बेबी प्लान नहीं करना है, सो उस केस में हम जा सकते हैं हिस्टेरेक्टमी पे, रिमूवल ऑफ यूट्रस। क्यों हिस्टेरेक्टमी के लिए क्यों ऑप्ट करेंगे? क्योंकि जो मोलर प्रेगनेंसी है उसमें चांसेस है मेलिग्नेंसी होने के, हो सकता है ना वो अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड कर जाए, सो इसलिए हम रिमूव ही कर देंगे। चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी है कितना? अगर मेलिग्नेंसी होगी तो वो दो हो सकती हैं, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट नियोप्लेसिया या कोरियोकार्सिनोमा। पार्शियल मोल में कितने % चांसेस हैं? 4% चांसेस हैं कि वो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट नियोप्लाज्मा कन्वर्ट हो, या लेस देन 1% चांस है कि वो कोरियोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो। कंप्लीट मोल में जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, 15 to 20%। इट कैन बी गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेसिया एंड 4% चांसेस हैं कि वो बाद में कोरियोकार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, इवैक्यूएशन हो गया, हिस्टेरेक्टमी हो गया। अब हमें और क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या करना है? जो भी टिश्यूज़ हैं उनको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंड करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो अल्ट्रासाउंड है, बट गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड इज हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हमेशा फॉलोअप करना है। बीटा HCG की लेवल्स स्टार्टिंग में हमें वीकली मेज़र करनी है और जब जितना कम होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग 3 वीक्स तक जब नॉर्मल वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं, उसके बाद हम मंथली चेक करेंगे। और कब तक करेंगे? 6 मंथ्स तक। जो कमिंग आफ्टर 6 मंथ्स होंगे सक्शन इवैक्यूएशन या हिस्टेरेक्टमी के बाद वाले। हिस्टेरेक्टमी के बाद तो बेबी प्लान हो ही नहीं सकता बिकॉज यूट्रस इज नॉट देयर, बट अगर सक्शन इवैक्यूएशन हुआ है तो प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है 6 मंथ्स तक। एंड कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस आर OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स।
अगर HCG के लेवल्स इंक्रीज़ हैं या नॉर्मल नहीं हुए हैं 6 मंथ्स में भी, तो ये क्या रिकमेंड करता है, क्या सजेस्ट करता है कि मैलिग्नेंसी हो गई। नॉर्मली आफ्टर इवैक्यूएशन ऑफ पार्शियल मोल जो बेटा HCG के लेवल्स हैं वो कितने टाइम में नॉर्मल हो जाने चाहिए, 7 वीक्स। और अगर कंप्लीट मोल है तो 9 वीक्स। 7 वीक्स या 9 वीक्स के बाद वैल्यूज़ नॉर्मल हो जानी चाहिए। बट अगर 6 मंथ्स तक भी वैल्यूज़ नॉर्मल नहीं हुई हैं, HCG है बॉडी में प्रेजेंट, तो देन इट सजेस्ट कि मैलिग्नेंसी हुई है। सो क्या क्या हमने देखा मोलर प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कि मोलर प्रेगनेंसी क्यों हो रही है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं, जो फीमेल है वो कैसे प्रेजेंट करती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, डायग्नोस किस बेसिस पे करते हैं हम, अल्ट्रासाउंड में हमें क्या देखने को मिलता है, अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलती हैं, एंड फर्दर मैनेजमेंट के बाद फॉलोअप करने की क्या क्या नीड है, क्यों करना है, और क्या क्या पेशेंट को बताना है एज लाइक प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है टिल 6 मंथ्स। सो होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।